मित्रों, आज तूफान से पहले वाली शांति है। इसका मतलब ये नहीं कि कल तूफान आने वाला है, लेकिन कल बजट आने वाला है। तो उसके बाद जो शोरगुल चालू हो जाता है, सब न्यूज़, कॉलम्स, ई लर्निंग एंड यूट्यूब वीडियोस, पीडीएफ मटेरियल, तो उससे पहले का आज का दिन मतलब शांति का दिन है। और दूसरा कारण कि रविवार का इंडियन एक्सप्रेस तो वैसे भी वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए काम की खबरें कमी होती है। खैर, कल रात हवेली पर हम लोग यूपीएससी मेंस पेपर 3 के लेटेस्ट राउंड में जो इकोनॉमी के प्रश्न पूछे गए थे, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, पोटेंशियल जीडीपी वगैरह के जवाब देख रहे थे। आज भी रात 9 बजे फ्री क्लास है, जिसमें बाकी के इकोनॉमी के प्रश्न और उसके बाद ये लेटेस्ट मेंस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर के प्रश्न पूछे गए, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी चैलेंज है, राइस वीट सिस्टम भारत में कैसे सक्सेस रहा लेकिन अब वो क्यों हमारे लिए अभिशाप बन गया है, भारत के वाटर और स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम में क्या सुधार कर सकते हैं, इन सब के मॉडल आंसर, कॉमन मिस्टेक, स्ट्रेटेजी फॉर फ्यूचर। फ्री क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं। आज रविवार 31 जनवरी संडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ क्या लगी? भाई, कुछ खास काम का नहीं, इधर उधर की बातें। ये तो मजबूरी में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, इधर ही इसको बंद कर दो तो भी कुछ लूट जाने वाला नहीं। लेकिन आप इससे सबक लीजिए। आज है 31 जनवरी, मतलब नए साल का भी एक महीना ख़त्म होने को आया और प्रीलिम्स को अब लेस देन 5 मंथ्स आर लेफ्ट। समय का सही उपयोग करिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करिए ताकि कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी मिले और मेरी तरह ये फालतू के यूट्यूब वीडियो बनाने में जवानी बर्बाद नहीं करनी पड़े। पेज 1 पे जुडिशरी से समाचार। संविधान के आर्टिकल 224(1) में लिखा है कि हाईकोर्ट में अगर केस का बोझ ज़्यादा हो जाए तो वर्कलोड आसान करने के लिए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति हो सकती है, एडिशनल जजेस। सामान्य रूप से ऐसे एडिशनल जजेस वो बार काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लाए जाते हैं और उनको करीब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, या फिर कि 62 ईयर्स उनमें से जो पहले समाप्त हो रहा हो। तो मतलब वो परमानेंट जज नहीं है, उनका तय है कि वो 2 साल बाद अपने आप उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। और उनको जो एक परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलते हैं कि उसको नौकरी से हटाना भी हो तो पूरी जो संसद में प्रक्रिया होती है वो सब की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे जो एडिशनल जजेस होते हैं उसको तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वही उनकी डिसिप्लिनरी एक्शन, सेवा और शिस्त के नियम के हिसाब से उनको कुछ पनिशमेंट देना हो दे सकते हैं। पार्लियामेंट तक लंबा होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सको एक्ट 2012। उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की व्याख्या और उसका बॉम्बे हाईकोर्ट के एक एडिशनल जज ने कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन किया कि अगर कपड़े पहने हो तो वो नहीं गिन सकते वगैरह। तो आज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऐसा स्पेकुलेशन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ये पूरे कंट्रोवर्सी से नाराज़ है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के साथ क्या हो सकता है? तो इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ अनुमान लगाए हैं कि पहला तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उसको परमानेंट जज वाली नौकरी देने से पहले और ज़्यादा प्रोबेशन को एक्सटेंड करे, या दूसरा कि जैसे प्रमोशन होता है वैसा डिमोशन भी हो सकता है तो वापस उसको डिस्ट्रिक्ट जज में नीचे भेज दिया जाए, या तीसरा कि उनको कहा जाए आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, या चौथा कि पनिशमेंट पोस्टिंग के नाम पर कहीं क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज़ में जैसे वो टैक्स, रेलवे, लेबर डिस्प्यूट वगैरह के अलग अलग वहाँ पर कहीं उन्हें भेज दिया जाए। खैर, इंडियन एक्सप्रेस का अनुमान है कि ज़्यादातर ऑप्शन 1 होगा कि अभी आप एडिशनल जज ही रहेंगे लेकिन आपको परमानेंट जज नहीं बनाएंगे, अभी और ज़्यादा साल तक आप प्रोबेशन पर रहिए, हम देखेंगे आप कितना अच्छा काम करते हैं एंड सो ऑन। खैर, ये पूरी जो कंट्रोवर्सी और ये जो इसमें एडिशनल जज का क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ें मित्रों की असल में मेंस के लिए या प्रीलिम के लिए इसके कोई जोरदार सवाल बनते नहीं। दूसरे समाचार हैं बीमा बाम्बू। ये बाम्बू यानी बांस की ऐसी प्रजाति है, कर्नाटक में उगाई जाती है। कई बार आप पाते हैं कि हाईवे बनाया खासकर ढलान पे तो अपनी गाड़ी खाई में नहीं गिर जाए इसलिए स्टील के बैरिकेड होते हैं। उसी तरह कई कुछ जगह पर एकदम तेज़ घुमाव हो, स्टीप कर्व, तो भी हाईवे की बॉर्डरिंग एरिया पर ऐसे सब स्टील बैरियर, क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। लेकिन स्टील का एक तो खर्च ज़्यादा आता है, पर्यावरण को नुकसान क्योंकि आपने जितना आयरन ओर का माइनिंग किया, जितना कोयला जला के उसको पिघलाया वगैरह। तो अब कुछ एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि उसकी जगह ये बीमा बाम्बू से बनाए गए बैरिकेड्स लगाए जाएँ। तो उसके 2 फ़ायदे, एक तो
खर्चा कम आता है, और दूसरा स्टील के बैरियर से आपकी गाड़ी टकराएगी तो बॉडी को और नुकसान होगा, जबकि ये तो बाम्बू है तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, तो गाड़ी को और गाड़ी में बैठे व्यक्ति को भी नुकसान कम होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई बहुत बड़ा निबंध लिखना हो और फिर आपने कि ये सब करके हम रिसोर्स कंजम्पशन कम कर सकते हैं तो लिख सकते हैं। पेज 2 अनुसंधान कुछ काम का नहीं। पेज 3, 4, 5, 6 पे भी कुछ काम का नहीं, या तो ऐसे स्टेट स्पेसिफिक समाचार जिसकी कुछ एग्ज़ाम यूटिलिटी नहीं, या फिर राशि भविष्य वगैरह। सीधा हम बड़े पेज 7 पॉलिटिक्स के समाचार में वही सब किसान आंदोलन तू मैं चल रही है। नॉन IAS एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक काम की चीज़, बुक्स इन न्यूज़ में भारत के भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की नई आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। पेज 8 पर ABCD करके A फॉर आत्मनिर्भर, B फॉर बिहेवियर चेंज, C फॉर सेस एंड सरचार्ज, ऐसा सब हमें नए बजट से क्या उम्मीदें है भाई, ये कुछ काम का नहीं। जब असल बजट आए तो उसमें से ही MCQ तो बनते हैं। फिर भी अगर आप ऐसे डर में जीते हैं कि नहीं कुछ आ जाएगा, बजट से आपको क्या उम्मीद है, ऐसा मेंस में पूछ लिया, इंटरव्यू में पूछ लिया, तो मैं क्या कहूँगा, तो उसका भी एवरग्रीन जवाब हमको उसके बाद वाले पेज यानी पेज नंबर 9 में मिल जाता है। चिदम्बरम ने कॉलम में लिखा है कि बजट में मेरी विश लिस्ट क्या है, मैं क्या उम्मीद रखता हूँ, और वो जो उन्होंने उम्मीद रखी है वही वाली आज नहीं और आज से 25 साल बाद भी आपने लिखना हो जवाब तो लिख सकते हैं। उम्मीद नंबर 1, भारत के 30% सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र में पैसा दे दिया जाए, क्योंकि ये जो अलग अलग योजनाएं चलाते हैं उसमें करप्शन वगैरह के चलते उनको लाभ मिल नहीं पाता। यूनिवर्सल बेसिक इनकम वगैरह की बात। दूसरा, भारत के लघु उद्योगों को वापस खड़ा करने के लिए कुछ ठोस योजना और कदम उठाए जाएं। तीसरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती की जाए ताकि लोग के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचे, वो ज़्यादा शॉपिंग करे, इकोनॉमी में रिवाइवल हो। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब पर सरकार ने अपना खर्च बढ़ाने की ज़रूरत, जो कल भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था। पांचवा, भारत के सरकारी बैंक उसको रिकैपिटलाइज यानी पुनः पूंजीकरण किया जाए, सरकार उसमें और ज़्यादा शेयर इन्वेस्टमेंट या बॉन्ड से उनको पैसा दे, ताकि वो जो बासेल 3 नॉर्म्स हैं स्विट्ज़रलैंड के, उससे हम लोग कंप्लाई कर सके और ये बैंक भी और ज़्यादा लोन में पैसा घुमा सके। छठा, ये जो अभी आत्मनिर्भर और प्रोटेक्शनिज्म की बात है, संरक्षणवाद की विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ही करते रहे तो बदले की भावना से दूसरे देश भी हमारी चीज़ पर टैक्स लगाते रहें तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो ये प्रोटेक्शनिज्म को छोड़ के हमने मित्र राष्ट्रों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते करने चाहिए कि आप भी टैक्स कम करिए, हम भी टैक्स कम करिए और आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिश्ते बेहतर करें। सातवां, कल हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन वो तो उम्मीद रखते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी होगी। 2019 में करीब 4% ग्रोथ, 2020 में करीब -7% और 2021 में 11%, तो ग्राफ में वी बन जाएगा। चिदम्बरम कहते हैं ऐसा नहीं होगा, असल में के शेप्ड रिकवरी होगी। के शेप रिकवरी भी हमने जानी है कई बार कि के का जो ऊपर का हाथ है ऐसा कुछ ये ई कॉमर्स, ई लर्निंग, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर बहुत ग्रो करेंगे, और के का नीचे का हाथ जो है रेस्टोरेंट, जिम, टूरिज़्म, वो सब तो स्लो डाउन मोड में रहेंगे। तो सरकार ने उसका उल्टा करना चाहिए, यानी जो सेक्टर में मंदी रहने वाली है उसमें सरकार ने और प्रोत्साहन की टैक्स सब्सिडी देनी चाहिए, ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक रिवाइवल प्लान, ताकि जो हमारी के शेप्ड रिकवरी होने का डर है उसकी जगह वी शेप्ड रिकवरी हो सके। तो अभी तो कोरोना है तो 1-2 साल यही बोल बच्चन कर सकते हैं, बजट से क्या उम्मीद है या सरकार ने बजट में और क्या करना चाहिए था, और भविष्य में 25 साल बाद भी इससे मिलते जुलते जवाब आप बना सकते हैं। सो दैट इज़ पेज 9। इसके अलावा पेज 9 पर दूसरे जितने कॉलम हैं एग्ज़ाम के लिए काम के नहीं, तवलीन सिंह वो सब किसान आंदोलन के बारे में, अरुण जनार्दन रजनीकांत के पॉलिटिक्स के बारे में, फिर वो पॉस्को एक्ट के बारे में, और कुमी कपूर जो सत्ता के गलियारों की गॉसिप दिखाती हैं, इसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ जानने लायक नहीं है। पेज 10 पे आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, चाहे जंगल में किसी को सांप ने काट लिया या भालू ने अटैक कर दिया। इसके कारण क्या है? पहला, उत्तराखंड में ये हाईवे, होटल, टूरिज्म, माइनिंग डेवलपमेंट अप्रत्याशित रूप से अनप्रेसिडेंटेड मैनर में डेवलप हो रहा है, तो जिसके चलते जंगल कम हो रहा है तो स्वाभाविक है पशु और मनुष्य के बीच टकराव बढ़ेगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के चलते सर्दियां बहुत तेज हो रही है, विंटर इज़ इंक्रीजिंग, तो ऐसी सर्दी और बढ़ेगी तो गरीब लोग तो पूरी रात हीटर चला नहीं सकते, बिजली का बिल बहुत महंगा आता है, तो वो जाके ज़्यादा लकड़ियाँ काटते हैं कि हमको रात को गर्मी चाहिए। तीसरा, कोरोना के चलते उत्तराखंड, उसमें ये जो सब एडवेंचर टूरिज़्म और धार्मिक टूरिज़्म के नाम पर लोग आते थे वो कम हो गए, तो प्रवासन उद्योग में जिनके नौकरी चली गई उसके चलते भी पोचिंग, हंटिंग,
शिकार करके पशु की जानवर बेच दें वगैरह हो रहा है। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए खतरा। खैर उत्तराखंड में स्पेसिफिकली हो रहा है ऐसा याद करना नहीं है, जब मेन्स आंसर राइटिंग करते हैं कि हाँ ये सभी नॉर्थ ईस्ट में भी आप कल्पना कर सकते हैं कुछ ऐसा ही होता होगा। सो कलेक्टिवली ये सबसे हमको जोखिम है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फिर चले पेज 11। कोरोना के चलते वैसे तो एविएशन इंडस्ट्री ये नागरिक उड्डयन में मंदी आ गई थी, लेकिन वापस से इंडिगो ने बहुत सारे नए एरोप्लेन खरीदे हैं। इसका मतलब कि वापस उनको उम्मीद है कि अब रिकवरी आने वाली है। लेकिन ऐसी इंडिविजुअल कमेंट्री वो कुछ काम की नहीं। किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू वो भी काम का नहीं। 5G टेक्नोलॉजी, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के कुछ उसमें तकनीकी नियम होते हैं कि ऐसी नई सर्विस शुरू करने से पहले वो टेलीकॉम कंपनी ने 1 साल या 6 महीने एडवांस में नोटिस देना होगा ताकि सब स्पेक्ट्रम में एडजस्टमेंट कर सके वगैरह। मित्रों ये ऐसे टेक्निकल नियम बिल्कुल ही काम के नहीं, डोंट वेस्ट टाइम, आगे बढ़ो। इंग्लैंड में वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया जिस पर अभी के वैक्सीन का असर होता है नहीं होता है, उस हिसाब से दिल्ली से भारत आ रहे एयरलाइन पर रोकथाम लगाई थी नहीं लगाई थी कि बॉल बाय बॉल कमेटी काम की नहीं, आगे बढ़ो। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया, चिदम्बरम ने कहा कि ये इकोनॉमिक सर्वे कहना क्या चाहता है। मतलब जैसे वो 3 इडियट्स में प्रोफेसर का जो टोन था कि मतलब ये कहना क्या चाहते हो तुम, क्योंकि पूरे सर्वे के अंदर ज़्यादातर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन कि कोरोना के दौरान मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और घी दूध की नदियाँ बहने वाली है, वी शेप रिकवरी आने वाली है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो उद्देश्य होता है कि भविष्य में सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए, उसकी एक रूपरेखा और सिफारिशें रिकमेंडेशन दे, उसकी जगह ज़्यादातर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट्स ही दिए गए हैं। तो अच्छा हुआ कि सरकार ने इस बार ये इकोनॉमिक सर्वे को छापा नहीं, सिर्फ PDF फाइल अपलोड की है, क्योंकि छापते तो ये कागज़ की बर्बादी होती। खैर क्रिटिसिज्म नेगेटिव कंक्लूजन नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसमें से हमको समझना या खुश होने की बात क्या है कि ये जो नया सर्वे आया है उसमें वो ढेर सारे ग्राफ इधर उधर दिखा के वो ज़्यादातर ऐसा सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप का एक समाचार है। तो मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो माल निकल के आएगा वो 500 या 800 पेज में से कम ही माल निकल के आएगा, तो अपनी पढ़ाई असल में कम होने वाली है। तो ये खुशी के समाचार है। इकोनॉमी में अमेरिका में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, शेयर बाज़ार और गेमस्टॉप कंपनी के शेयर्स। असल में मुद्दा क्या है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, लेकिन इंटरव्यू में कुछ बार पूछा जाता है कि शेयर बाज़ार से GDP को कोई फ़ायदा नहीं और ये तो बस लोग सट्टा लगा रहे हैं, इन सब पर आपका क्या सोच है। तो कुछ मुद्दे आपके दिमाग में रेडी होने चाहिए। मित्रों ये शेयर मार्केट या सेकेंडरी मार्केट चीज़ क्या है, जहाँ पर आपने किसी कंपनी के शेयर पहले से खरीद के रखे हैं और आपको उसमें मज़ा नहीं आता या आप किसी और को बेचकर तीसरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप शेयर बाज़ार में अपने शेयर्स दूसरे को बेच सकते हैं। तो एक प्रकार से ये आपके इन्वेस्टमेंट को लिक्विडिटी यानी तरलता देता है कि आपको ज़रूरत है पैसों की, आप अपना सोना जौहरी को दे सकते हैं, उसी तरह पैसों की ज़रूरत है, शेयर बेचो, हाथ में आ गया। अगर ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और दोबारा किसी को नहीं बेच सकते या बहुत मगजमारी के बाद बेच सकते हैं, तो दूसरी बार नए शेयर्स खरीदने का आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए बाज़ार में जो प्राइमरी मार्केट होता है, जहाँ पर पहली बार शेयर्स जारी किए जाते हैं, उधर इन्वेस्टर खरीदे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि सेकेंडरी मार्केट होना चाहिए जहाँ पर वो उसको दोबारा बेच सके। ये ऐसी बात है, अगर आप ब्रांड न्यू पेटी पैक गाड़ी तभी खरीदेंगे जब आपको पता हो कि 5 साल बाद मैं इसको सेकंड हैंड मार्केट में बेच सकता हूँ। तो ये कहना कि शेयर मार्केट और सेकेंडरी मार्केट वो सीधे रूप से GDP को मदद नहीं करता, ये तो सब इन्वेस्टर आपस में ही एक दूसरे को बेच बेच के गेम खेल रहे हैं, दैट इज़ करेक्ट, बट इट इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज प्राइमरी मार्केट में नए शेयर कोई नहीं खरीदेगा, तो कंपनियों को नई पूंजी फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा, तो GDP बढ़ नहीं सकता। तो इनडायरेक्टली मदद है। अभी कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है, अमेरिका में एक वीडियो गेम्स बेचने वाली दुकान की चेन थी गेमस्टॉप, उसके शेयर्स जनवरी से लेकर अब तक करीब 1600% 1600% इंक्रीज़ हो गया प्राइस। अब इतना तो क्या उसका मुनाफा है कि प्राइस इतना बढ़ गया है, ये सब क्या है स्पेकुलेशन। अब वो असल में कैसे और उसका शॉर्ट स्क्वीज़ और शॉर्ट सर्किट वो सब शेयर मार्केट टर्म्स अपनी एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको समझना हो तो यूट्यूब पे दूसरे बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन वीडियो बनाए, देख लो। मुद्दा ये है कि उसमें से भारत को क्या लगता है इंटरव्यू में बोलने लायक। द पॉइंट इज़ आजकल क्योंकि कोरोना लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोग, मुद्दा ये है कि आजकल कोरोना लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं, थोड़ी बहुत बचत की रकम होगी, तो वो ये सोचते हैं कि हम भी शेयर बाज़ार में निवेश करें और हमको कुछ इनकम हो जाए। अब इस चक्कर में ऐसे भोले भाले इन्वेस्टर को ये बहुत सारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फिर रेडिट नाम का एक ऑनलाइन फॉरम होता है, उधर वो सब की शेयर मार्केट में ये टिप्स हैं या फिर कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें से आप सब ट्रेडिंग कर सकते हैं वगैरह।
तो ऐसी धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटी बनी थी। ऐसी रेडिट में भी कम्युनिटी थी जिन्होंने सब आपस में कोऑर्डिनेट करके ये जो अमेरिकन वीडियो गेम कंपनी के शेयर बड़े कम हुए, उसमें मुनाफा कमाया नहीं कमाया। और सामने वॉल स्ट्रीट में जो बड़े हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड मतलब एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन वो अमीरों से बहुत मोटी मोटी रकम लेता है और वो एकदम रिस्की टाइप के गेम्स खेलता है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे खेलता है हमारे लिए काम का नहीं। खैर, तो उनको नुकसान हुआ और सामने ये स्मॉल इन्वेस्टर जिन्होंने रेडिट पे ग्रुप बनाया था वो लोग अमीर हो गए वगैरह, मतलब बहुत खुशी की बात है ये वगैरह। लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि ऐसी एक गिमिक्री को देख के बाकी बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर वो ये सोचे कि हाँ, हम लोग भी ये सब रेडिट वगैरह को फॉलो करते हैं और उसमें टिप्स आए उस हिसाब से शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है हर बार ऐसे खेल सही न भी पड़े और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो नुकसानी में चली जाए, यही सब शेयर बाज़ार के बैटिंग गैम्बलिंग स्पेकुलेशन टाइप की एक्टिविटी में। क्योंकि ये जितनी कंपनियों के प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी, धीरे धीरे करके उसमें करेक्शन आएगा। क्योंकि अगर कंपनी का शेयर बहुत महंगा है लेकिन असल में कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही तो अल्टीमेटली उसे सस्टेन नहीं कर पाएगी। सो दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर थिंग, अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए। इसके अलावा पेज 11 इकोनॉमी में कुछ काम का नहीं। पेज 12 विश्व समाचार। पिछले 1-2 दिन में कुछ खबरें चल रही थी इंटरनेशनल मीडिया में कि नेपाल की मिलिट्री आंग सान सू की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उथलाकर, जैसे मुशर्रफ ने सैन्य शासन लागू किया था पाकिस्तान में, ऐसा म्यांमार की मिलिट्री भी मिलिट्री कू सैन्य विद्रोह करने वाली है। लेकिन म्यांमार मिलिट्री ने कुछ प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि प्रचंड धमाल नेपाल में है, म्यांमार में नहीं, हम लोग संविधान की रक्षा करने वाले हैं, ये सब फर्जी खबरों पे यकीन न करें, हम कोई ऐसा प्रचंड धमाल नहीं करने वाले। खैर, तो मतलब जो होने ही नहीं वाला है तो उसकी क्या समाचार देखनी है, तो ये काम का ही नहीं असल में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पहले कहता था प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन नहीं देने चाहिए, अब कह रहा है कि नहीं, दे भी सकते हैं। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इंपॉर्टेंट। ईरान न्यूक्लियर डील में कुछ नए झगड़े काम के नहीं। यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा हम लोग डॉक्टर, साइंटिस्ट, इन्वेस्टर इन सबको नागरिकता देंगे ताकि बाहर से प्रतिभावान लोग हमारे देश में आए। हाँ, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है और हमारा ब्रेन ड्रेन होगा, या फिर भारत सरकार ने भी ऐसा करना चाहिए ताकि बाहर के प्रतिभावान लोग और इन्वेस्टर भारत में आए। भाई, हर जगह ये देखकर कि मैं ये सब कुछ लिख दूंगा जाके न्यूज़ में पढ़ा, वो मीन्स आंसर राइटिंग में एक हद से ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं, और इतनी समझ तो व्यक्ति को खुद होनी चाहिए कि वो मुद्दे जोड़ सके। आपका इंटेलिजेंस क्वोशन यानी IQ कुछ पॉइंट से बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे सब बहुत होशियार बच्चों का एक मेंसा क्लब ऐसी लिस्ट होती है। पता चला इंग्लैंड में 4 साल की एक ब्रिटिश सिख लड़की दयाल कौर, उसका IQ 145 और वो ये मेंसा क्लब की सदस्य। खैर, तो मेंसा क्लब मतलब IQ के साथ जुड़ा है ऐसा जनरल नॉलेज नॉन IAS एग्ज़ाम के लिए। बाकी विश्व समाचार में कुछ काम का नहीं, वही सब डैनियल पर्ल और रशिया में पुतिन के विरोध वगैरह। आगे पेज 13, 14, 15 पर संडे इंडियन एक्सप्रेस है बोल के लाइफस्टाइल समाचार, कुछ कॉलम आप पढ़ सकते हैं। जैसे पेज 13 पर द चेंज बिगिंस एट डोर, ड्राइंग रूम में धीरे धीरे उसके आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके बारे में लिखा है। तो सीसेट पेपर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ बार ऐसे आर्किटेक्चरल एंड मॉन्यूमेंट और उसमें ये स्टाइल होता है, ये पेंटिंग में ऐसी कला होती है, कॉलम आते हैं, तो आप उसको देखिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर वाला इंग्लिश पढ़ेंगे तो पेपर 2 में आपकी स्पीड बढ़ेगी। पेज 14 एथिक्स के लिए 2 काम के समाचार। पहला है अंधविश्वास, और उसमें भी ये विच हंटिंग, यानी ये महिला डायन है ऐसा गांव वाले उस पर आरोप लगाए, उससे मारपीट बदतमीजी करे, उसको मार डाले या उसको गांव से निकाल दे। कुछ बार क्योंकि गांव वालों में अंधश्रद्धा होती है इसलिए ऐसा करते हैं, या कुछ बार कि उसके रिश्तेदार और गांव वाले उसकी ज़मीन और प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं, इसलिए विधवा महिलाओं को के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। ये प्रणाली झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, असम में पाई जाती है। अलग अलग राज्यों ने कानून बनाए। असम ने भी जो कानून बनाए बढ़ते बढ़ते 2018 में लागू किया, मतलब काफ़ी समय से ये सब नॉनसेंस चल ही रहा था। अभी लेटेस्ट पद्मश्री अवार्ड में आसाम की सामाजिक कार्यकर्ता बीरू बाला रभा, ये महिला जो काफ़ी समय से ये विच हंटिंग डायन प्रथा के खिलाफ लड़ रही है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। उन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि ये सब गलत हो रहा है, तो उन्होंने सब महिलाओं के समूह बनाए, गांव वालों को पंचायत में कन्विंस किया और धीरे धीरे माहौल को सुधारा जा रहा है। तो एथिक्स का ये एक चीज़। एथिक्स में दूसरी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट। आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, सेल्फी डाल के फ़ोटो डालो, मैंने नया आईफोन लिया, मैंने नया कार लिया, मैं मॉरिशस टूर पे गया, ये सब
जो दिखाया जाता है इससे नौजवान लड़के लड़कियों में एक भ्रम बैठ जाता है कि परफेक्ट हेयर, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट बिहेवियर, परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, जिसके चलते वो हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं अच्छा दिखता हूँ कि नहीं, या फिर कि सामने वो किसी और को देखे तो तुरंत वो मुझसे पतला है कि नहीं, उसकी बॉडी मुझसे अच्छी है कि नहीं, उसके पास मेरे से महंगे कपड़े, जूते और कार और मोबाइल और व्हीकल है कि नहीं। इसी चक्कर में कंटिन्यूसली लड़कियां डिप्रेशन में रहती हैं। ये सब वज़न घटाने के चक्कर में इम्प्रॉपर डाइटिंग, लो बॉडी मास इंडेक्स, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या, ब्यूटी फिटनेस के नाम पर ये जो भी दवाइयाँ लेते हैं, मेकअप लेते हैं, उससे कैंसर वगैरह के जोखिम। उसी तरह किशोर वो भी कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए या बाइक होना चाहिए करके छोटी मोटी चोरी करते हैं, और डिप्रेशन में गए लोग वो कुछ नशीले द्रव्य, ड्रग्स भी लेना शुरू करते हैं। यानी कि सोशल मीडिया वो इन सब फसाद की कहीं ना कहीं जड़ बन रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए? वी नीड टू क्रिएट अ बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट। सोशल मीडिया में कई महिलाएं बिना मेकअप के मैं अपना फ़ोटो डालूंगी, बिना महंगे कपड़े, सस्ते वाले कपड़े पहन के डे टू डे कपड़ों में अपना फ़ोटो डालूंगी। ये सब एक मुहिम चल रही है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं। बॉडी शेमिंग, यानी किसी ने अपना फ़ोटो डाला और नीचे कि तुम बहुत भद्दे हो, तुम बहुत मोटे हो, इस टाइप का जो करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये सब करने की ज़रूरत। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, किशोरों में आपराधिकता या डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह में वर्ड लिमिट के हिसाब से बोल बच्चन में लिखने के मुद्दे। दैट इज़ पेज 14। फिर वो रंजीत लाल जो एनवायरनमेंट की कॉलम लिखते हैं, लेकिन आज उन्होंने इतनी ज़ोरदार चीज़ नहीं लिखी जो हम लोग सीसेट पेपर 2 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पढ़े। आज मतलब कटाक्ष के रूप में कि बड़ा चमगादड़ होगा और शेर और आपस में क्या चर्चा करेंगे वगैरह। खैर आगे बढ़ो। पेज 15 अलग अलग कुछ किताबों के रिव्यू, लेकिन इधर कोई बड़े महान लेखक ने कोई किताब नहीं कि हम देखें उसे। महान वाली किताब तो आगे ही मैंने आपको बता दी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट ऑटोबायोग्राफी। पेज 16 स्पोर्ट्स में पीटी उषा के कोच ओम नामियार को पद्मा अवार्ड मिला नॉन आईएएस एग्ज़ाम में, याद रखने के लिए। और दूसरा, अभी नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप कुश्ती स्पर्धा, तो पिछले रायो ओलंपिक्स में भारत की महिला साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, लेकिन ये आज वो कुश्ती लड़ी तो उनको एक नई लड़की सोनम मलिक ने हरा दिया और वो 62 वेट ग्रुप में चैंपियन बन गई। इसमें से आप भी सबक लीजिए। जो 2-3 अटैम्प्ट तैयार करके बैठे हैं वो ये समझते हैं कि हमको लाइसेंस मिल गया है प्रीलिम पास करने का, और फिर ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट अटैम्प्ट वाले आपको हरा दें। कभी भी तैयारी में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से एरोगेंस में नहीं बढ़ जाना चाहिए, हमेशा तैयारी करते रहनी चाहिए। खैर, तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर।